नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि पूरा 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। वो पूरा 10 मिनट का मैटर रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, केवल आपको डिक्टेशन सुनना है और उसके बाद सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। लिखने के बाद 10 मिनट पढ़िएगा, फिर देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से जरूर मैच करा के बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। तो चलिए स्टार्ट। रेडी? 5 सेकेंड स्टार्ट। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमान, मैं चूंकि किसान परिवार से आता हूं और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं अपनी बात मुख्य रूप से किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है और कई तरह के वायदे किए हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं, लेकिन वे वायदे हमेशा की तरह खोखले साबित ना हो, इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कार्य किए जाएंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आज यहाँ कहा गया कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नों के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न मंत्री जी से किए, तो फिर इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इस बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 16% किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण आत्महत्या करते हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों में करते हैं। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विदर्भ के दौरे पर गए थे, जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ सहायता महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी। श्रीमान, मुझे खुशी है कि विदर्भ के उन 6 जिलों की तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 800 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के अनुसार जिस समय प्रधानमंत्री वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देने के तुरंत बाद उसी दिन वहां 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां हर रोज 2 किसान आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो कार्यकारी दल बनाया उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश 17 जिले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता महाराष्ट्र को दी गई सहायता से आधी है। सभापति जी, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान के अन्य 600 जिलों के जो भी किसान हैं वे खुशहाली में हैं, उनको किसी पैकेज या सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना
चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि उत्तरी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में फैले सभी क्षेत्र जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी आत्महत्या नहीं करते हैं, उन्हें कोई सहायता ना दी जाए? जहां के किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यदि आपको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो आत्महत्या के रास्ते पर चलो, तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण के लिए पैकेज देंगे? यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय, हिंदुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं में हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है। हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी उसमें खेती का योगदान 56% था और वर्ष 2012 में यह योगदान घटकर 24% तक नीचे आ गया। अब अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आ जाएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर अब 16 से 20% के बीच रह गया है। अभी भारत सरकार के योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यदि उसका ठीक अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की 8% के हिसाब से होनी चाहिए। जब तरक्की 8% के हिसाब से हो तो उसमें कृषि का योगदान कम से कम 4% के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन उसी समीक्षा में हम यह पढ़ते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान 3% के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना गया था, वह अब घटकर केवल 2% पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष भी निकले जब हमारे देश की कृषि की प्रगति विपरीत दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की आबादी का 60% आदमी कृषि पर निर्भर है, 11 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की पैदावार क्यों घटती चली गई? यह बात मेरी समझ से परे है। देश में पर्याप्त वर्षा हुई है, प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, फिर क्या कारण है कि हमारी कृषि आमदनी में अपेक्षित वृद्धि होने के बजाय लगातार घट रही है और किसान बर्बाद हो रहे हैं? जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न पैदा करता है उसकी लगातार दुर्दशा हो रही है और व्यापारी और अधिकारी संपन्न हो रहे हैं। श्रीमन, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की आबादी आज 1 अरब 8 करोड़ की संख्या पार कर गई है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए 2-3 चीजों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन और तिलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही है। आज सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी के लिए वह प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन आज लोगों को वह जिस दाम पर मिल रहा है उसे खरीदने में गरीब आदमी असमर्थ है। दालें आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है, उसे भी आज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है और ऊंचे दामों पर वह उपलब्ध हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे दलहन और तिलहन की पैदावार की ओर अग्रसर हो सकें और हमारी जो परंपरा से चली आ रही गेहूं और चावल की खेती है उसकी तरफ से उसका रुझान कम हो और वह इन महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें। मान्यवर, जहां तक चीनी का संबंध है, पिछले साल हमारे देश में चीनी की पैदावार बहुत कम हुई है, जिसके कारण हमें चीनी बाहर से मंगानी पड़ी और उसके दाम आसमान पर पहुंच गए। जिस भाव पर गरीब आदमी खरीद नहीं सकता है, एक तरफ किसानों को गन्ने की उचित कीमत समय पर नहीं दी जाती है और जब वह गन्ना अधिक पैदा करता है तो उसका गन्ना मिट्टी के मोल पर बिकता है, जिससे निराश होकर वह अगली बार गन्ने की फसल नहीं बोता, जिसके कारण ही गन्ने की पैदावार कम होने से चीनी की कमी देश में होती है। आपको स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पहले जब किसानों के गन्ने के उचित मूल्य के लिए आंदोलन किया था, जब
गन्ना खेतों में जलाया गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि क्या आपने अधिक गन्ने की पैदावार मुझसे पूछकर की थी? इस तरह का रवैया यदि सरकार का रहेगा तो किसान क्या करेगा? सरकार को किसानों और गरीबों के हित के लिए एक सही नीति अपनानी चाहिए, जिससे किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और गरीबों एवं मजदूरों का भी भला हो सके। महोदय, आज सिंचाई का अभाव है। हमारे देश का केवल 40% क्षेत्र सिंचित है, बाकी ईश्वर के भरोसे पर ही चलता है। अगर उसकी कृपा ना हो तो किसान भगवान को प्यारा हो जाता है। दुनिया में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो रिसर्च एवं डेवलपमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हमारे देश में अन्य देशों के संतुलन में केवल 3% का निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है। विश्व के तमाम वैज्ञानिक साल में 2 या 3 रिसर्च पेपर निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साल में एक भी नहीं निकलता है। इसीलिए जानकारी के अभाव में हमारे किसान परंपरागत फसलें ही बोते हैं। किसानों को उसके लिए उचित सहायता सरकार की ओर से नहीं मिलती है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। किताब का एक्यूरेट 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन है। ठीक है, ये 10 मिनट का डिक्टेशन बोला गया है। सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। जिनका स्किल टेस्ट है सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट डिक्टेशन है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।